हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल प्रोटीन के जो टॉपिक है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इतना डिस्कस नहीं है, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस के अंदर या नीट के अंदर क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो बताऊंगा और हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स मोनोमर होते हैं प्रोटीन्स के। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एनसीईआरटी में आप अमीनो एसिड्स पढ़ सकते हैं। अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैं आपको सिर्फ बेसिक एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अमीनो एसिड की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और हम उसको किस तरीके से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है। तो एक बेसिक जनरल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो बेसिक जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो होती है R, फिर यहाँ आपके पास में आएगा CH और फिर यहाँ आपको दो ग्रुप देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज COOH एंड द सेकंड इज NH2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है। ये वाला ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये वाला कौन सा ग्रुप है, अमीन ग्रुप। आपको क्लियरली पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है ना। ये एसिडिक है और ये जो है ये कैसा है, ये बेसिक है। तो जब आपके पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सो वहां पे ये न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट, मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके ये दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हाँ, आयंस हमारे पास में कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन का मीनिंग होता है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन का मीनिंग होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों आयन एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, इसीलिए इस आयन का एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि ज्विटर आयन कैसे बनता है। तो देखो बहुत सिंपल है, RCH, फिर यहाँ मिलेगा आपको COO माइनस, इस पे माइनस आएगा और यहाँ क्या मिलेगा आपको, NH3 प्लस। क्या हुआ होगा, इस एसिड ने अपना एक H प्लस लूज किया होगा और जो ये H प्लस लूज करेगा उसको कौन यूज करेगा, NH2 यूज कर लेगा। सही, तो जो एसिड ने H प्लस दिया उसको कौन यूज करेगा, NH3। तो ये है आपका ज्विटर आयन, जिसके अंदर आपको कैटायन और एनायन दोनों देखने को मिलेंगे, COO माइनस और NH3 प्लस। अब इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं और ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं। तो देखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच का पॉइंट होता है जहां पर हम ज्विटर आयन को डिस्कस कर रहे होते हैं। क्लियर। तो देखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसको हम लोग PI से डिनोट करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, ठीक है। तो देखो, बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन आपको तब समझ में आएगी जब हम ज्विटर आयन को प्रॉपर अलग अलग पेज पर स्टडी करेंगे। तो देखो, हमारे पास में ज्विटर आयन है, ये है हमारे पास ज्विटर आयन, RCH, फिर यहाँ COO माइनस और यहाँ आएगा NH3 प्लस। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ हम जो अमीनो एसिड डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। दिस इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, क्योंकि जितना एसिडिक ग्रुप है उतना ही बेसिक ग्रुप है। तो क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड ये भी मिलेंगे। अच्छा, जो हम अमीनो एसिड डिस्कस कर रहे हैं वो एक अल्फा अमीनो एसिड है। तो ऐसे ही बीटा अमीनो एसिड भी होता है, गामा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, वो भी आपको क्लासिफिकेशन में मिलेंगे। सही। अब देखिए ध्यान से, ये है आपका एक ज्विटर आयन। इस ज्विटर आयन को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बेसिक मीडियम में रख रहे हैं। कौन सा मीडियम है हमारे पास, बेसिक मीडियम। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो मीडियम है वो कैसा है, इट इज बेसिक मीडियम। अच्छा, मीडियम बेसिक है, सो बताओ पीएच ज्यादा कि कम, एट हाई पीएच। इसका मीनिंग क्या है, एट हाई पीएच। तो पीएच जो है वो ज्यादा है। तो बताओ, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में रख रहा हूँ
तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन बेसिक मीडियम में क्योंकि इसके पास H प्लस ज्यादा है तो ये H प्लस क्या कर देगा, लूज कर देगा, और उस H प्लस को कौन यूज कर लेगा, बेस यूज करेगा। सो फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आयन देखने को मिलेगा COO माइनस। अच्छा, क्योंकि इसने अपना H प्लस लूज कर दिया है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, NH2। तो ध्यान से देखें, अगर मैं pH हाई रखता हूँ, यानी कि मीडियम कैसा है हमारा, मीडियम अगर हमारा बेसिक है तो बेसिक मीडियम में मुझे सिर्फ और सिर्फ एनायन जो है वो देखने को मिलेगा। ज्यूटर आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायनिक फॉर्म में। यह है एनायनिक फॉर्म, क्लियर, बेसिक मीडियम या फिर pH अगर हम हाई रखते हैं। अच्छा, क्या हुआ है इसमें, इसने NH3 प्लस ने अपना एक H प्लस लूज किया है, सो यहाँ आपको H प्लस मिलेगा, और बेसिक मीडियम में OH माइनस होते हैं तो H प्लस प्लस OH माइनस ये रिएक्शन हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम इस ज्यूटर आयन को क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में रखते हैं, यानी कि मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम, सही। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एट लो pH कैसी है, कम है, तो अगर हम लो pH पर रखते हैं तो बताएं यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका, RCH। अब क्या होगा, क्योंकि देखो NH3 प्लस तो ऐसा का ऐसा रहेगा, एसिडिक मीडियम है, ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, सो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, NH3 प्लस। यहाँ सिर्फ आपको क्या देखने को मिला, कैटायन, तो यह है कैटायनिक फॉर्म। क्या है ये, यह है इसकी कैटायनिक फॉर्म। तो ध्यान से देखें, आपने जब ज्यूटर आयन को बेसिक मीडियम में रखा, बेसिक मीडियम में रखने पर आपको कौन सा फॉर्म मिलेगा, एनायनिक फॉर्म मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप ज्यूटर आयन को एसिडिक मीडियम में रखते हैं, यानी लो pH पर रखते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक फॉर्म देखने को मिलेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कैटायनिक फॉर्म है, इस कैटायनिक फॉर्म में ने क्या किया है, यहाँ से H प्लस लूज किया है, जैसे यहाँ से H प्लस लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ज्यूटर आयन, और ये जो ज्यूटर आयन है ये इस तरीके से यहाँ पे क्या बनाएगा वापस। अगर आप pH बढ़ा दो, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पर, अगर मैं यहाँ से यहाँ एक एरो बनाऊं तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि pH जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ लो pH है और यहाँ हाई pH है, तो pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कैसे निकाल सकते हैं, और ये होता क्या है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो सिंपल सा वैसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप लोग याद रखेंगे कि ऐसा pH जो होता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक pH होता है जिस पर जो आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायन वो इक्वल होता है, वो ज्यूटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वहां किसी भी आयन का मूवमेंट नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कैसे निकाला जाता है वो हम देख लेते हैं। आप क्या करो, इसको इस रिएक्शन के लिए K1 लिखो, इसके लिए K2 लिख दो, सही। आप जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, तो मैं अगर K1 लिखना चाहूं तो बताओ K1 कैसे लिखा जाएगा। K1 के लिए रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, सो K1 क्या आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि है हमारे पास ज्यूटर आयन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आएगा। अच्छा, इसने अपना H प्लस लूज किया होगा तो यहाँ H प्लस भी तो मिलेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है, कैटायन। कैटायन क्या है हमारे पास में, इसमें C लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास में K1 आ गया। इसी तरीके से मैं Ka2 लिख सकता हूँ, बताओ कैसे आएगा Ka2, बहुत सिंपल, ये हमारे पास में रिएक्टेंट, ये हमारे पास में प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में मिल रहा है एनायन, और साथ में H प्लस मिल रहा है, डिवाइडेड बाय ज्यूटर आयन, सही है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं, यानी कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं K1 इंटू K2, सो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज H प्लस का स्क्वायर, एंड साथ में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ C, क्या ये आ जाएगा अपने पास। अब मैं इसका क्या ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, लॉग Ka प्लस लॉग K1 एंड K2
इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2 log कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और प्लस साथ में ये क्या आ जाएगा log, मैं इसको एक बार ऐसे ही पढ़ दूँ A अपॉन में C। इसको थोड़ा सॉल्व करें, अगर हम सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा pKa1 प्लस pKa2 इज इक्वल टू 2pH एंड ये उल्टा हो जाएगा प्लस का log कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन में log K। सही है। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास में बन गया। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इक्वल होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है पीआई, यानी कि ऐसा पीएच जिस पर कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इक्वल होती है, उसी पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ड्यूटेराइम। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो देखें ध्यान से, क्या बनेगा pKa1 प्लस pKa2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 2pi। अच्छा, ये वैल्यू तो क्या हो चुकी होगी 1 हो चुकी होगी, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये दोनों बराबर है ना, तो 1 log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। सो यहाँ कितना हो जाएगा pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर इज पीआई का फॉर्मूला क्या बन गया pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट आता है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टॉपिक आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आयंस का मूवमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ ये जो अमीनो एसिड है अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इतना दे रखा है, तो बताओ इसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। बहुत सिंपल है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो कैटायनिक फॉर्म है वो हमेशा लो पीएच पर बनती है, एनायनिक फॉर्म हमेशा हाई पीएच पर बनती है। और एक और ध्यान रखें कि जो कैटायनिक फॉर्म होता है, कैटायनिक फॉर्म हमेशा कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स कैथोड मूव करेगा। ठीक है, कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स कैथोड। यानी कि अगर कैटायनिक फॉर्म बन रहा है तो वो कैटायनिक फॉर्म कहाँ जाएगी, वो कैथोड की तरफ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी अमीनो एसिड दिया गया, सो लेट्स सपोज कि वो एलानिन दिया गया आपको, या वैलिन दिया गया, प्रोलिन दिया, मतलब कोई भी दिया गया, तो सपोज करते हैं कि एलानिन आपको एक दिया गया अमीनो एसिड और बोला गया कि बताओ pH इज इक्वल्स टू 3 पे जो है वो इसका मोमेंट किस तरफ होगा। तो pH इज इक्वल्स टू 3 पर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कैटायनिक फॉर्म में। तो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो किस तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। pH इज इक्वल्स टू 10 अगर हमें दे रखा है तो इसका मतलब वो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और एनायन कहाँ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स एनोड। एनायन है ना, तो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स एनोड की तरफ ये मूव करेगा। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप सिंपली इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो जेई मीन्स के हो चाहे वो जेई एडवांस के क्वेश्चन हो। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जो जेई मीन्स और एडवांस दोनों पर बेस्ड है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इजीली सॉल्व करे जा सकते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पर बनते हैं जो कि जेई मीन्स और एडवांस में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इनमें देखते हैं कि किस तरीके से हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, सबसे पहले आपको बोला गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, सॉरी नॉट एलानिन, एलानिन एट pH 2, 6, 10, है ना। तो ये आपको स्ट्रक्चर दे रखे, तो सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, एलानिन जो है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रखता है, CH3CH, फिर यहाँ मिलेगा आपको NH2, फिर यहाँ मिलेगा COOH। अब आपको pH इक्वल्स टू 2 पे लिखना है। pH इक्वल्स टू 2 का मीनिंग होता है कि यहाँ आपको कैटायनिक फॉर्म देखने को मिलेगी। सो कैटायनिक फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, तो इस पर आपको CH3 और यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। pH इक्वल्स टू 6 पर आपको ड्यूटेरायन देखने को मिलेगा। अब आपको एक डाउट आ सकता है कि सर आपको कैसे पता चलेगा
कि यहाँ पे जो है वो ड्यूटेराइन होगा। तो बहुत सिंपल सा है, मैं अभी आपको तरीका बता दूंगा कैसे करना है। pH इक्वल्स टू 10 पर आपको एनायनिक फॉर्म देखने को मिलेगा। सो अगर एनायनिक फॉर्म देखने को मिलेगा तो कुछ ये इस तरीके से आएगा, NH2 और COO माइनस। ये तीन स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं अलग अलग pH पर। ये जेई का क्वेश्चन है, पूछा होगा। अच्छा, कैसे पता चला कि दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? तो बहुत सिंपल है, जो आपको हायर pH और जो आपको लोअर pH दे रखी है इसका एवरेज ले लो, आपको पता चल जाएगा कि बीच वाला जो है वो क्या होगा, वो एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अच्छा, अगर यहाँ pH 2.2, यहाँ 6.6 या 6.1 दे रखी होती, या 10.3 दे रखा होता, 2 दे रखा होता, तो फिर चेंज होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक फिक्स pH पर नहीं है, ये रेंज है पूरी, ठीक है। कि अगर pH एसिड मतलब मीडियम एसिडिक है तो कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, pH अगर आपके पास बेसिक है तो एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और अगर आपके पास में न्यूट्रल है तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। अगला है अज्यूमिंग दैट अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड हैज अ pI इज 6, यानी कि उसने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको दे रखा है 6। एक सॉल्यूशन में उसको रखा गया जहां pH कितनी है, 1 है। तो अगर pH 1 है तो देखें ध्यान से, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोग ध्यान रखना कि अगर pH इज ग्रेटर देन pI है तो आपको हमेशा कौन सा फॉर्म मिलेगा, एनायनिक फॉर्म मिलेगा। अगर pH इज लेस देन pI है तो आपको हमेशा कौन सा फॉर्म मिलेगा, कैटायनिक फॉर्म मिलेगा। और वैसे सिंपल है, ये लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है आपको क्लियर है कि pH इक्वल्स टू 1 है तो एसिडिक मीडियम में रखा गया। और अगर हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो जो उसकी स्ट्रक्चर आएगी, अच्छा उसमें कोई स्पेसिफिक आपको अमीनो एसिड नहीं दिया गया है, तो मैं सिंपल एक अमीनो एसिड कंसीडर कर लेता हूँ जो जनरल अमीनो एसिड है CH, फिर यहाँ आएगा आपके पास NH3 प्लस एंड COO माइनस, कैटायनिक फॉर्म मिलेगा ना H, सॉरी, क्योंकि pH क्या है, 1 है, मीडियम कैसा है, एसिडिक। अब देखो कुछ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, द pK वैल्यू फॉर 3 आयोनाइजेबल ग्रुप X, Y एंड Z आपको दिया गया, और ग्लूटामिक एसिड आपको दिया गया 4.3, 9.7 एंड 2.2 रेस्पेक्टिवली। और आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर यहाँ मेंशन होता है, बस वैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है, मैं इसको x बना देता हूँ, मैं इसको y बना देता हूँ, मैं इसको z बना देता हूँ, सॉरी ये y बन जाएगा और ये z बन जाएगा, सही। तो देखो मेंशन होगा इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा x है, कौन सा y और कौन सा z है, बट फिर भी मान लो मेंशन नहीं होता है तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप ध्यान से देखो कि ये जो अमीनो एसिड है, दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें 2 एसिडिक ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा काम करना है, अगर अमीनो एसिड एसिडिक है तो आपको क्या करना है, जो लोअर वैल्यूज ऑफ pK दे रखा है इसका एवरेज ले लो। क्या करना है, ध्यान से सुने, जो लोअर वैल्यूज दे रखी है उनका एवरेज ले लो। सो क्या आएगा, pI इज इक्वल टू 4.3 प्लस यानी pK1 प्लस pK2 2.2 डिवाइडेड बाय 2, इससे आपका आंसर आ जाएगा एंड द आंसर इज ऑलमोस्ट 3.25 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। अगला, फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ गिवन अमीनो एसिड। आपको एक अमीनो एसिड दिया गया है, आपके बार यहाँ लिखा है कि COOH का जो pK है वो 2.2 है, लेकिन ध्यान से देखें इस बार इसने pKb की वैल्यू दे रखी है, जबकि हमें क्या चाहिए pI के अकॉर्डिंग pKa1 प्लस pKa2। तो pK2 आपको नहीं दे रखा, pKb दे रखा। तो बहुत सिंपल है, आप पहले से क्या निकाल लो, pKa निकाल लो, यानी कि अगर मैं इसको pK1 कंसिडर कर लूँ तो ये pK2 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, 14 माइनस 4.4 कर देंगे। ठीक है, तो ये लगभग 6 के आसपास आएगा, 9.6। ठीक है, तो ये हमारे पास में pKa2 निकल गया, तो pKa1 प्लस pKa2 यानी कि 9.6 और प्लस 2.2 डिवाइडेड बाय 2 एंड आंसर इज 5.9। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है तो आपको क्या करना है, लोअर वैल्यू का एवरेज ऑफ लोअर pKa वैल्यू। और अगर आपके पास बेसिक अमीनो एसिड है
आई होप आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, एवरेज ऑफ, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ एवरेज ऑफ हायर पीके वैल्यू, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, दो वैल्यू आपको हायर मिलेगी, दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो एवरेज निकल जाएगा, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बहुत ही सिंपल है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड हमसे व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ अपने जो डाउट्स हैं वो डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।